नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वियतनाम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज वही मुद्दा उठा रहे हैं जिससे देश भर में हाहाकार मचा रखा है, शेयर बाजार। अब शेयर बाजार पहले एक वक्त ऐसा था जब बुद्धिजीवी लोग ही उसमें इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब शेयर बाजार ने आम आदमी तक रुख कर लिया है। हर आम आदमी, छोटा बड़ा कैसा भी, निवेश शेयर बाजार पे करता ही है। और ऐसे में जब शेयर बाजार पिछले कई वक्त से लगातार गिरावट पर चल रहा है तो लोग थोड़े से कंफ्यूज है, आखिरकार इन्वेस्टमेंट करे कैसे, जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसका क्या होगा, और अगर शेयर बाजार फिलहाल नीचे चल रहा है तो क्या इसका फायदा उठाना चाहिए, कौन कौन सी ऐसे शेयर्स हो सकते हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हो सकती है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपको इन फ्यूचर फायदा दे सकता है। ये सारे सवाल बहुत सारे हम सबके मन में चलते हैं और जब जवाब नहीं मिलते हैं तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इससे अच्छा कि हम कुछ एक्सपर्ट की राय ले और एक्सपर्ट से जाने कि आखिरकार ये जो स्थिति है कब तक बनी रहने के आसार है, और कब तक अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे जैसे आम आदमी जो छोटा छोटा निवेश करते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो एक खास गुजरात के जाने माने इकोनॉमिस्ट नयन परीख सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मयूरिका जी, गुजरात के जाने माने इकोनॉमिस्ट है और उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से शेयर बाजार का रुख आने वाले सालों में रह सकता है। शेयर बाजार पिछले कई महीनों से लगातार गिरावट पर चल रहा है, कभी कभी ऊंचाई पर भी जाता है, लेकिन जो ओवरऑल एक सिनारियो है वो ये है कि शेयर बाजार डाउन चल रहा है। शेयर बाजार डाउन चलने से हजारों करोड़ों रुपए लोगों के धुल भी गए हैं, लेकिन कब तक ये स्थिति बनी रहने के आसार है, क्या कहेंगी जो स्थिति पिछले कुछ महीनों से बनी हुई है उस पर। सही बात है मयूरिका कि हमारी जो शेयर मार्केट की गिरावट है वो अभी कुछ एक महीनों से तो ऑलमोस्ट एकदम रेगुलर हो गई है। तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा हम बेरिश फेज में हैं और कहीं किसी को ये भी डर है कि हम लोग कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं कोई लॉन्ग टर्म तकलीफ में तो शेयर मार्केट नहीं है। अब देखो, दुनिया की पूरी परिस्थिति हम देखें तो वॉर्स चल रहे हैं, हम सबको पता है। पहले एक वॉर था रशिया और यूक्रेन का, उसमें और जुड़ गया, इजराइल ने भी ज्वाइन कर लिया। तो समझिए 4 देश तो एकदम युद्ध से जूझ रहे हैं और बाकी के सब देश इसके कारण असर में है। तो एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखिए, शेयर मार्केट जो इंडस्ट्री बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है वो शांति और अमन के समय में प्रॉस्पर करता है। कोई भी तकलीफ आए, कोई वॉर आए, ये सिचुएशन में हमेशा मार्केट पैनिक करता है और वो एक नेगेटिव फेज में चला जाता है। तो पिछले 2-1 साल से ये सब वॉर की जो सिचुएशन बनी हुई है उसके छोटे मोटे परिणामों से दुनिया पूरी चिंतित है। तो कहीं क्रूड का सप्लाई, कहीं जो लॉजिस्टिक्स के प्रश्न, क्योंकि एक देश बोल देगा कि मैं युद्ध कर रहा हूं तो आप ऊपर से ओवरफ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपके जो भी आपके शिप्स पास नहीं हो सकते। तो ये सब एक ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन हमको समझ लेनी चाहिए। और ये जो 4 देश जो वॉर में जुड़े हुए हैं उसमें कोई अभी तो बदलाव नहीं है, हम देख रहे हैं। पहले तो लग रहा था कि रशिया यूक्रेन का वॉर है, महीने में खत्म हो जाएगा, पर बहुत लंबा चला, अभी भी चल रहा है। तो ये एक तो ये है कि जो वॉर की परिस्थिति है वो अभी भी बरकरार है और कब खत्म होगी, ट्रम्प भी लगे हुए हैं, सब बोल रहे हैं, पर आप और मैं दोनों समझते हैं कि अभी तो इमीडिएटली जैसे अगले हफ्ते या अगले महीने ये युद्ध बंद हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा लग नहीं रहा है। पर ट्रम्प के आने से एक उम्मीद जरूर हुई है, बिकॉज ही इज वेरी कीन कि रशिया और यूक्रेन का वॉर समाप्त हो, उसमें वो कोशिश भी कर रहे हैं। पर ये एक चीज हम सबको समझ लेनी चाहिए, हमारे जो दर्शक है उनको भी जान लेना चाहिए कि वॉर में अभी कोई सॉल्यूशन इमिनेंट नहीं है, अगले वीक आ जाए या कभी इमीडिएटली आ जाए, ऐसा नहीं लग रहा है। तो एक तो वो सिचुएशन। दूसरी, ट्रम्प के आने से जो एक ग्लोबल परिस्थिति हुई है वो भी हम सब जानते हैं, दैट ही इज अ लिटिल मर्क्यूरियल लीडर। वो क्या हर वक्त कुछ ना कुछ नई एक ऐसी बात कर देते हैं और वो बोलने में बिल्कुल एकदम मुंह फट जो हम बोलते हैं उस टाइप के लीडर है जी। तो इसीलिए उनकी कोई ना कोई नई बात आने से पूरे विश्व की इकोनॉमी चरमरा जाती है। तो उनका कहना है कि भाई जो देश, अमेरिका हमें एक्सपोर्ट करते हैं और सभी देश करते हैं,
हमारे तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका और चाइना है, जी और चाइना में तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, पर अमेरिका में हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है। मतलब कि हम हाँ एक्सपोर्ट उनको ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। जी तो अमेरिका तो इस सब देशों के पीछे पड़ा हुआ है जिनके ट्रेड बैलेंस अमेरिका के फेवर में नहीं है, और उन दो देशों के खुद के फेवर में है। तो उनका जी कहना है भाई आप मुझे मेरा मार्केट यदि कैप्चर कर रहे हो तो फिर मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। यदि आप मुझे अपना मार्केट नहीं देते हैं या अपने यहाँ टैरिफ लगाते हैं, जैसे इंडिया में जो गाड़ियां इंपोर्ट होती है उसमें 50, 75, 100% ड्यूटी लगती है। तो उनका कहना है यदि आप हमारी गाड़ियों पे ड्यूटी लगाएंगे तो हम लोग भी आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर ड्यूटी लगाएंगे। तो जी उनका जो एक टैरिफ का जो थ्रेट है, वो तलवार है, वो भी हाँ एक सब पूरी इकोनॉमी पे लगी हुई है। तीसरा, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखिए तो डॉलर के सामने इंडिया का रुपी जो है वो घिसता जा रहा है, और हर रोज हम देखते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया करके अब 90 रुपए के आसपास का कहीं रेट पहुंच गया है। तो ये सब जो फैक्टर्स है, और उसके साथ साथ ये है कि जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, जो शेयर मार्केट में बाहर से पैसा आता है हमारे यहाँ, वो सब विड्रॉ हो रहा है। फरवरी में ही आप गिने तो हर रोज का 1,000 करोड़ रुपया विड्रॉ होता है। तो अब तक आई थिंक 24,000 करोड़ विड्रॉ हो गया है 24 दिन में। तो वो सब जो असर है वो शेयर मार्केट में, उससे भी एक जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जो एक मंदी बोलते हैं, वो एक क्रिएट होती है। तो ये सब परिस्थितियां देखते हुए पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि नेगेटिविटी चल रही है। और अब जो इसमें हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो फाइनेंस का सप्लाई लिमिटेड रखा था पैसे का, आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट ऊपर था, इजी लिक्विडिटी नहीं थी, तो उसके कारण जो इंडस्ट्री को पैसा चाहिए था, इन्वेस्टमेंट कम आ रहा था, क्योंकि हम लोगों को इन्फ्लेशन पे काबू करना था। अब इन्फ्लेशन पे काबू हो गया है, तो पर सामने जीडीपी ग्रोथ भी हमारा जो 8% के आसपास होना चाहिए हमको, विकसित भारत यदि 2047 तक बनना है तो उसके सामने हम 6.5% ग्रोथ पे है। तो इसीलिए ग्रोथ कम हुआ है, क्योंकि हम लोग टाइट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी पे हैं, और ये सब ग्लोबल फैक्टर्स भी हमारे अगेंस्ट हैं। तो इसके कारण आप कंटिन्यूअस शेयर मार्केट में नेगेटिविटी और मंदी देख रहे हैं। अब आगे जैसे आपका कहना है क्या लग रहा है, तो न मैं एस्ट्रोलॉजर हूं ना आप है, पर जो दिख रहा है हम लोगों को सबको कि भाई ये परिस्थिति एकदम सुधर जाए ऐसा नहीं लग रहा है कोई भी। एकदम ट्रम्प अपनी मनोदशा बदल दे ऐसा नहीं लग रहा है। आई थिंक अगले 4 साल अनलेस की पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने की अफड़ा तफड़ी के बाद ट्रम्प भी एकदम थोड़ा सा सोबर हो जाए, अभी नहीं लग रहा है। तो उनके स्टेटमेंट कुछ ना कुछ आते रहेंगे। युद्ध यदि अगले महीने में रशिया यूक्रेन का वॉर यदि ट्रम्प बहुत कोशिश करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है, और ये यदि पॉसिबिलिटी बढ़ आ गई, और यदि मार्च में रशिया और यूक्रेन का वॉर यदि बंद हुआ, पर अभी तो देखिए लास्ट की बात करो तो रशिया ने यूक्रेन पे सबसे ज्यादा अपना सबसे भीषण जो ड्रोन का अटैक था वो किया। तो इसीलिए ट्रम्प की धमकियों के बावजूद ये चीज, ये ऊंट किस करवट बैठेगा वो पता नहीं है। पर यदि रशिया यूक्रेन का वॉर यदि समाप्त होता है तो जरूर उसका पॉजिटिव असर होगा। यदि ट्रम्प अपना टैरिफ का जो उनकी तलवार है वो समझते हैं, यदि कि ट्रम्प यदि टैरिफ डालते हैं तो उस पर अमेरिकन लोगों को ज्यादा असर होगा। देखिए हमारे दर्शक यदि समझे तो लोग चाइना से और इंडिया से क्यों इंपोर्ट करते हैं अमेरिका में, क्योंकि हम लोग वो प्रोडक्ट सबसे अच्छी क्वालिटी सबसे अच्छे दाम पे दे रहे हैं उनको। तो इसीलिए अमेरिकन सिटीजन्स को हमारी चीज जो है वो एक अच्छे दाम पे अच्छे क्वालिटी के अवेलेबल हो रही है, जो कोई नहीं दे पा रहे, इसलिए हमसे ले रहे। हमसे इसलिए नहीं रह रहे कि हमारे दोस्त है या हमसे प्रेम करते हैं या मोहब्बत करते हैं, वो तो बोलते हैं हमारा अमेरिका फर्स्ट, पर फिर भी हमसे इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग वो चीज अच्छी दे पा रहे हैं। हमारी आईटी सॉल्यूशंस आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इसलिए वो हमसे ले रहे हैं। तो यदि ये लेना बंद करेंगे तो अमेरिकन लोगों को भी वो प्रोडक्ट के हायर प्राइस देने पड़ेंगे, और इसीलिए अमेरिकन लोगों पे भी जो टैरिफ का कहर है वो ज्यादा ढाएगा हमारे से। तो ये सब समझते हुए यदि टैरिफ की बातें कम होती है,
यदि वॉर कम होता है। हमारे यहाँ मेरे हिसाब से सबसे मुझे पॉजिटिव ये बात लग रही है, अब ये नेगेटिव बातें तो होगी, पॉजिटिव की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट सीम्स टू बी फोकस्ड नाउ ऑन इकोनॉमी एंड ग्रोथ। उनको समझ में आ गया, देखिए 2-3 इलेक्शन हैं जो स्टेट के, वो भी खत्म हो गए। उसमें जो लोगों के लिए योजनाएं करनी थी वो हो गई है। बजट में एक क्लियर इंडिकेशन आया है कि सरकार सीरियस है, क्योंकि इनकम टैक्स के 1 लाख करोड़ रुपए जो मिडिल क्लास के हाथ में आएंगे उससे भी जीडीपी की डिमांड को असर होगा। तो इसीलिए जो ग्रोथ है हमारा वो कहीं 6.5 से ऊपर जाने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। और मैं समझ रहा हूँ कि हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ है इंडस्ट्री की, जो हम कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है, मतलब यदि अमेरिका में हम लोग नहीं भी एक्सपोर्ट करते हैं तो वी हैव आवर ओन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट। तो ये सब कारण से मैं समझता हूँ कि हम लोग फेवरेबली प्लेस्ड है। और लॉन्ग टर्म में मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि अफरा तफरी में शेयर मार्केट से न निकल जाएं। ऐसे टाइम में कोविड में भी हमारे कोई दोस्त निकल गए थे जो फिर वो लॉस कभी रिकूप नहीं कर पाए। तो ऐसे अफरा तफरी की हालत में निकलने की जगह आप अपनी पोजीशन यदि बनाए रखें और यदि जैसे है ऐसे बैठे रहें तो ये जो साइक्लोन है, जो स्टॉर्म है, वो कहीं पास कर जाएगा। और यदि हम लोगों को लग रहा है कि हमारे पैसे 5 साल के लिए है तो वो 5 साल के पैसे मेरे ख्याल से, इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो पूरे विश्व में अभी एक ब्राइट स्पॉट है। सभी परिस्थितियों में भी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो मैं समझ रहा हूँ कि 5-1 साल में यदि आपके पास लॉन्ग टर्म पैसे हैं तो शेयर मार्केट आपको पक्का रिवॉर्ड देगा। एकदम अफरा तफरी में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जी, तो मुझे लग रहा है कि दर्शकों को काफी राहत पहुंची होगी जो बात नयन परीख सर कह रहे हैं, क्योंकि काफी असमंजस का माहौल है। ये तो था ही कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे कुछ ना कुछ ऐसी बातें या हरकतें करेंगे जिसका पूरे विश्व पर असर हो, और ऐसी ही चीजें फिलहाल आ रही है। हर रोज नई एक बात ट्रंप की ओर से आ रही है और वो चीजें कहीं ना कहीं पूरे विश्व की इकोनॉमी पर असर डालती है। ट्रंप भी जानते हैं कि मेरी कही हर बात लोगों को और देशों की इकोनॉमी को हिला देती है, उसके बावजूद ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि विश्व पर कैसे अपनी पकड़ जमानी है। और ऐसे में जब भारत का शेयर बाजार भी इफेक्ट हो रहा है तब मुझे लग रहा है भारतीयों को बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करना होगा। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं ही तो उनसे ही पूछेंगे, सर फिलहाल कौन से सेक्टर बहुत डाउन चल रहे हैं और उन सेक्टर में फिलहाल निवेश करना चाहिए, और कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें अभी फिलहाल निवेश करने से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बेस्ट चांस है हमारे पास कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी बिल्कुल इन्वेस्ट करना ही नहीं है? देखिए, मैं समझ रहा हूं कि आपको इन्वेस्ट हमेशा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करना चाहिए। क्योंकि मार्केट लो है तब ले ले, क्योंकि मार्केट हाई है तब बेच ले। ये जो मार्केट को टाइम करने की बात है कि आप मानते हैं कि भाई अभी नीचे जा रहा है तो बॉटम आ गया, या ऊपर जा रहा है तो अभी टॉप आ गया, इसलिए अभी टॉप पे निकल जाना चाहिए, बॉटम पे खरीद लेना चाहिए। वो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे दर्शक जिनको की स्टॉक मार्केट की इतनी ज्यादा समझ नहीं है उनको ये सब करने से बचना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जो हर रोज अपना कुछ ना कुछ जो बचाया हुआ है वो हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, उनको अपना SIP में और म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। क्योंकि यदि खुद आप शेयर लेते हैं तो आपको निकलने में भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेने में भी ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि कहीं आप चूक गए तो आपका हायर प्राइस जो है वो लोअर हो जाएगा। दूसरा, आप यदि इंडिविजुअल शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो यदि आप एक्सपर्ट है तो कर ले, पर क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हमारे दर्शक जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट है, और जो हमारे दर्शक है कि जो शेयर मार्केट को इतना ज्यादा नहीं जानते पर अपना कोई व्यवसाय करते हैं, अपनी कोई नौकरी करते हैं, आप और मेरी तरह कुछ काम करते हैं और पैसे बचाते हैं, उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि वो जो है वो प्रोफेशनल्स है, वो नक्की करते हैं। और जो आपने जैसे कहा हम डिसीजन लेंगे, तो मैं जैसे आज बताऊंगा कि भाई आज फार्मा सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, पर वो इसमें कर ले, फिर फार्मा सेक्टर में उनको सबसे जो बेस्ट परफॉर्मर कंपनीज है उनको पिकअप करना पड़ेगा, और उनको फिर जब अच्छा मार्केट आए तब निकलना पड़ेगा। ये सब मैं समझ रहा हूँ कि पार्ट टाइम एक्टिविटी में करना मुश्किल है, और इसीलिए उनको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए
जो कि ये सब ब्रॉड बास्केट ऑफ इंडस्ट्रीज में करते हैं, या तो लार्ज कैप में या मिड कैप में या स्मॉल कैप में। तो हमारे जो जो दर्शक है जो कि थोड़े से अग्रेसिव है, जो कि थोड़े से रिस्क टेकर है, जिनके पास थोड़ा लॉन्ग टर्म पैसा है, जो यंग है, वो तो स्मॉल और मिड कैप में कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में स्मॉल और मिड कैप जो है वो ज्यादा रेट डिलीवर करते हैं, गिरते भी ज्यादा है पर डिलीवर भी ज्यादा करते हैं। तो पर यदि जो कोई सीनियर एज का है, रिटायरमेंट के कहीं आसपास है, तो उन लोगों को मैं समझ रहा हूँ लार्ज कैप वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप थोड़ा सा स्टेबल है, तो इसीलिए वो गिरता भी कम है, उभरता भी थोड़ा सा है। तो इसीलिए वो जो है वो इक्विटी में सबसे सेफ है, वो लार्ज कैप है। साथ में मल्टी कैप वगैरह है, फ्लेक्सी कैप है, जिसमें गोल्ड में भी वो इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा डेट करते हैं, थोड़ा इक्विटी करते हैं। तो वो जो फंड मैनेजर्स है, वो डे टू डे, जिनका सवेरे से शाम तक यही काम है, वो ये कॉल लिया करते हैं और ये कॉल लेके करते हैं, एंड दे डिलीवर गुड रिटर्न्स। तो मैं सजेस्ट करूंगा हमारे दर्शकों को कि आप जो है वो SIP करें, हर महीने कुछ बचाते हैं तो आप उड़ाइए, यदि हर महीने नहीं बचाते हैं, आप कोई छोटा व्यवसाय करते हैं, तो जब भी आपके पास लिक्विडिटी हो तब वो पैसे कोई म्यूचुअल फंड में ऐसे डालिए जिसमें आपकी रिस्क एपेटाइट और आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उसको मैच करते हुए करिए, पर खुद अपने शेयर का एक निशान लेके करना कि मैं HDFC बैंक में करने वाला हूँ, या मैं रिलायंस में करने वाला हूँ, या मैं फार्मा में करने वाला हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ इस सब चीजों से बचना चाहिए। टाइमिंग ऑफ मार्केट से बचना चाहिए कि अभी लो मार्केट है इसलिए ले लो, अभी और मार्केट गिर भी सकता है, जैसे और कोई युद्ध हो गया, बाकी की चीजों। तो इसलिए वी डोंट नो द टॉप, वी डोंट नो द बॉटम। मार्केट, जिसको पता लग गया कि मार्केट क्या है, वो तो इतना धनी हो जाएगा, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। पर हम सब अपनी एजुकेटेड गैसेस लगाते हैं, उसकी जगह मैं समझ रहा हूँ वो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड जिनका काम ही ये है टू डिलीवर हायर रिटर्न्स और शेयर मार्केट से थोड़ा अल्फा जनरेट करके और हायर रिटर्न देना, उन सबको मैं समझ रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपनी रिस्क और जो रिवॉर्ड की एपेटाइट है उसके हिसाब से कहीं इन्वेस्ट कर ले। पर अभी का समय जरूर इन्वेस्ट करने का है। तो आपके पास कोई पैसे हैं तो मार्केट एट द लोअर साइड है, भले बॉटम नहीं है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। आपके पास यदि 1 साल 2 साल 5 साल के पैसे हैं तो थोड़े से इन्वेस्ट करते रहिए, एंड ऐसे लोअर मार्केट पे हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हायर मार्केट पे शेयर मार्केट ही ऐसा है जहाँ की जितना ज्यादा प्राइस हो लोग ज्यादा लेते हैं, वरना बाकी की चीजों में क्या होता है कि जो चीजें महंगी होती है तो लोग कम लेते हैं। यदि प्याज महंगे हो गए तो प्याज लोग नहीं खरीदते हैं, पर शेयर मार्केट में तो जब महंगा होता है तभी लेते हैं और जब कम होता है तब बेचते हैं। तो उसकी जगह आपने जैसे कहा हम सजेस्ट करेंगे कि अभी लोअर मार्केट है तब आप एक्सपोज करिए अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा, और जब अच्छा मार्केट हो और आपकी रिक्वायरमेंट हो तब आप उसमें से निकल जाए। जी बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड काफी सेफ इन्वेस्टमेंट का जरिया माना जा रहा है और म्यूचुअल फंड अब बहुत ज्यादा लोग प्रेफर भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं 6 महीने में फिर निकाल लूं, फिर इन्वेस्ट करूं फिर थोड़ा सा निकाल लूं उसमें से, तो शायद आप घाटे में जा सकते हैं। लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करते जाइए और भूल जाइए, तो लॉन्ग टर्म पे ही आपको फायदा दे सकता है। सर चलिए एक छोटे से सवाल के साथ हम इसे खत्म करेंगे। कब तक शेयर बाजार अप आने की, वैसे ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम उसे पर्टिकुलर डिजाइन करके या ऐसा कोई अज्यूम कर सके, लेकिन फिर भी ये जो वैश्विक सारी चीजें चल रही हैं, कब तक सेटल डाउन होने की संभावना है? क्या भारत की सरकार इसके लिए कुछ खास कर रही है? क्योंकि इकोनॉमी पर असर पड़ता है तो भारत की इकोनॉमी भी टूटती है, शेयर बाजार के साथ साथ इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई इसके लिए प्रयास हो रहे हैं या होने चाहिए? क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है कि ये सब वैश्विक दौर पर ही चलता रहेगा? क्या आप कहना चाहेंगे इन इंक्लूड ये सारी चीजें बातें? भारत सरकार ने देखिए 2-3 स्टेप्स करके दिखा दिया है कि वो लोग सीरियस है इस बारे में। एक तो उन्होंने इनकम टैक्स के बेनिफिट दिए जो लोगों की अपेक्षा से ज्यादा थे, और इसका मतलब यह है कि यदि आप और हमारे दर्शक जो इनकम टैक्स में बचाएंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन्वेस्ट करें पैसे। हम लोग बचत करने में जितने ही होशियार है, माहिर है, इतने इन्वेस्ट करने में नहीं है। तो इसलिए हमारी जो बचत है वो कभी लोअर रेट ऑफ रिटर्न पे लग जाती है, कभी कभी सेविंग्स में हमारे पैसे पड़े रहते हैं। तो वी आर गुड सेवर्स बट वी आर नॉट गुड इन्वेस्टर। तो मैं आपके मीडियम के थ्रू हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप जितनी तवज्जो
सेविंग को देते हैं उतनी ही इन्वेस्ट करने में दीजिए, ताकि आपका जी कोई भी पैसा जो है वो आइडल ना पड़ा रहे, आपका कोई भी हम्म पैसा है वो लोअर रेट पे ना पड़ा रहे। आपका यदि पैसा है तो उसको अच्छे रिटर्न पे इन्वेस्ट करिए, करते रहिए। तो एक तो ये कि 1,00,000 करोड़ रुपया जो इनकम टैक्स में रियायत मिली है वो सब लोगों के हाथ में आएगा, और वो मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मार्केट के द्वारा एक मतलब शेयर मार्केट के लिए जो भारत सरकार ने किया वो ये है। दूसरा, भारत सरकार ने जो रेपो रेट है आरबीआई के, वो अभी पहली बार कम किया है जी कोविड के बाद। तो इसका ये मतलब है कि लोगों के पास पैसा हाथ में होगा, वो यदि खर्चा करते उसका इनकम टैक्स का पैसा बचेगा। उस सब करके यदि लोग उसको डिमांड में कन्वर्ट करते हैं, लोग उससे रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, एयर कंडीशनर खरीदते हैं, 2 व्हीलर खरीदते हैं, तो उसके द्वारा जो इकोनॉमी में एक स्पर्ट आएगा, ग्रोथ आएगा, वो लग रहा है कि आएगा अगले साल। भारत सरकार तो एटलीस्ट फोकस है इस पे, और मैं समझ रहा हूँ कि लोगों के पास हाथ में जो पैसा आएगा मिडिल क्लास में, वो स्पेंड होगा, और स्पेंड होगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो लास्ट ईयर जो 6.5% पे हम अटके हैं, वो मेरे ख्याल से अगले साल में इसको हायर ट्रेजेक्टरी पे देखता हूँ। दूसरा, ग्लोबल सिचुएशन ऑलरेडी मेरे ख्याल से बहुत खराब है, और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है और बिगड़ने की संभावना कम है। मुझे नहीं लग रहा है कि और कोई ज्यादा युद्ध हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि यदि ट्रम्प सरकार काम करती है तो कोई ना कोई युद्ध में थोड़ी सी कमी आएगी, और युद्ध में कहीं ना कहीं विराम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि अगला साल जो है वो मुझे इम्प्रूवमेंट ही लग रहा है, और जहाँ है उससे इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऊपर से भारत सरकार भी इस बारे में फोकस्ड है, एफर्ट कर रही है। तो मैं मानता हूँ कि जो हम लोगों ने सहा है, जो इन्वेस्टर्स ने सहा है, वो मेरे ख्याल से अगले साल में इतना नहीं सहन करना पड़ेगा और इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और जैसे ही कुछ इम्प्रूवमेंट होगा मेरे ख्याल से आपके साथ एक दोबारा चर्चा करेंगे कि अब क्या लग रहा है, और वो मेरे ख्याल से अगले 3 महीने में मैं अपेक्षा रखता हूँ कि कोई ना कोई सुधार हम लोगों को देखने मिल जाएगा। आप तो ये ज्योतिष जैसी बात आपने कर ही दी है, 3 महीने आखिरकार दे ही दिए हैं। और मुझे लग रहा है कि सही में ट्रंप सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो जो युद्ध पिछले कई वक्त से चल रहे हैं उसे रोकने में अगर सफल होती है तो विश्व के बहुत सारे देश पर उसका असर पड़ेगा, और खासकर इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अगर भारत में भी वैश्विक मंदी का सामना हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अगर ये सुलझता है तो ये भारत के लोगों के हित में होगा। लेकिन तब तक निवेश बहुत सोच समझ कर करना है। हम एक्सपर्ट इसलिए आपके लिए लेकर आते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से इन पहलुओं को समझ सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहना है, क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए हो रही है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी इन्वेस्टमेंट की जो बातें हैं वो सबके लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।